नाम सुना है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का? इसी के ऊपर आइंस्टाइन साहब को नोबेल प्राइज मिला था। यस, मुझे भी लग रहा था कि शायद मैंने कभी जिक्र किया होगा। तो देखिए, पहले चलिए फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में दो चार पॉइंट हेडिंग डाली, लिखिए फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो इसके बारे में कुछ बातें लिख लेते हैं। पहला पॉइंट लिखिए, इलेक्ट्रॉन्स आर इजेक्टेड from the metal surface as soon as light strikes the surface। ब्रैकेट में लिख लीजिए, देयर इज नो टाइम गैप between striking of light and ejection of electron। क्या मतलब हुआ? जैसे ही लाइट आके टकराई फौरन इलेक्ट्रॉन निकल गया, कोई भी उसके अंदर गैप नहीं है। दूसरा पॉइंट लिखिए, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इजेक्टेड is proportional to intensity of light। इंटेंसिटी ऑफ लाइट, इंटेंसिटी को और क्या कह सकते हैं हम? ब्रैकेट में लिख लीजिए ब्राइटनेस। ब्राइटनेस, ठीक है। तीसरा पॉइंट लिखिए, ब्राइटनेस यानी जो लाइट ज़्यादा ब्राइट होती है इसका मतलब उसकी इंटेंसिटी ज़्यादा है, ठीक है। हाँ, तीसरा पॉइंट लिख लिए, फॉर एवरी मेटल there is minimum frequency of light required to eject the electron, that minimum frequency is called threshold frequency। It's called threshold फ्रीक्वेंसी, ठीक है। और फ्रीक्वेंसी को हम लोग म्यू से दिखाते हैं, लेकिन थ्रेशोल्ड को म्यू नॉट लगा देते हैं।
क्लियर हुई बात? 3 पॉइंट हो गए या 4 हुए? चौथा पॉइंट लिखिए। काइनेटिक एनर्जी ऑफ दीज इलेक्ट्रॉन्स increases with increase in frequency of light। ये जो हम बार बार फ्रीक्वेंसी की बात कर रहे हैं, ये किसकी फ्रीक्वेंसी की बात कर रहे हैं? लाइट की। काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेज विथ इंक्रीज इन फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट। ठीक है, क्लियर? चलें आगे। चलिए, तो अब जल्दी जल्दी मुझे बताइए पहला पॉइंट क्या है, उसको एक्सप्लेन करते चलें। समझ में आया? ये मान लीजिए मेरा मेटल, ये इसका सरफेस है। ओके, सरफेस पे एटम्स होंगे, एटम में इलेक्ट्रॉन होंगे। लाइट आई, कच 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 कच, और क्या हुआ? इसने स्ट्राइक किया, तो जाहिर सी बात है वहां पे इलेक्ट्रॉन होगा ही होगा। तो जैसे ही ये इलेक्ट्रॉन से टकराई, ये इलेक्ट्रॉन खट से बाहर निकल गया। ठीक है, तो फिर से पढ़िए और ये डायग्राम बनाइए। पहले पढ़िए फिर डायग्राम बनाइए। ठीक है, यानी ये टाइम काम जो हो रहा है वो कितने टाइम में हो रहा है? t = 0, यानी 0 सेकेंड नहीं लग रहा है इसके अंदर, कोई गैप नहीं। ठीक है, ये चीज सब किसने ऑब्जर्व की? आइंस्टाइन ने। उन्हीं के चारों पांचों पॉइंट लिखवाए मैंने आपको। ठीक है, चलिए मेटल। अच्छा ये बताइए, ये लाइट आ रही है तो अपने साथ क्या लेके आ रही है? बोलिए, क्या लेके आ रही है? आप बताना चाहेंगे? अब बताइए क्या लेके आ रही है? एनर्जी लेके आ रही है। उस एनर्जी को हमने क्या कहा, मतलब किसने कहा था? उन साइंटिस्ट का नाम बताओ। प्लैंक। वेरी गुड। क्या नाम था पूरा? प्लैंक कांस्टेंट तो उनके नाम से कांस्टेंट है। जेम्स मैक्स प्लैंक उनका नाम था। क्या फॉर्मूला दिया था उन्होंने? E = h²। हाँ, और इन्होंने क्या कहा था? तो जो एनर्जी आती है लाइट की, वो पैकेट की फॉर्म में आती है। उस पैकेट का नाम क्या दिया था? फोटोन। सब चीज देखिए रिपीट हो रही है। हाँ, तो आइंस्टाइन ने जेम्स मैक्स प्लैंक के इस कॉन्सेप्ट को यूज किया, तब वो नोबेल प्राइज उनको मिला था इस वाली बात के लिए। क्लियर हुआ कि लाइट आ रही है? अच्छा ये बताइए,
विद इन नो टाइम एक से दूसरे में टकराने पर मोमेंटम चेंज हो जा रहा है, ये कब होगा? जब दोनों चीज पार्टिकल होंगी। अगर वेव होगी तो वेव आएगी तो क्या इसको, वो तो ऐसे गुजर जाएगी ना इससे, लेकिन पार्टिकल होगी तो हिट करेगी, हिट करते ही वो अपना मोमेंटम क्या करेगी, अगले वाले को ट्रांसफर कर देगी, आगे चली जाएगी। तो इससे प्रूफ मिल गया, क्या प्रूफ मिल गया? कि लाइट जो है उसके अंदर पार्टिकल नेचर भी होता है। इस वाले ऑब्जर्वेशन से क्या प्रूफ मिला? कि लाइट के पास पार्टिकल नेचर होता है। इसको लिख लीजिए बहन जी, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो ये अगर पूछे हमसे कि गिव एन एग्जांपल ऑफ लाइट इज ए पार्टिकल, तो हम क्या कहेंगे? एग्जांपल ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट और इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द मेटल सरफेस। इसी का तो नाम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है। तो ये जो है क्या है? यही हमारा इसका पार्टिकल नेचर लाइट का शो कर रहा है। सबसे स्ट्रॉन्ग प्रूफ है। क्लियर हुई बात? चलिए ओके, इसके बारे में और कुछ बताना है तो फोटोन की एनर्जी बता दी, फोटोन का नाम बता दिया, और मेटल सरफेस से इलेक्ट्रॉन निकला विद इन नो टाइम। ये प्रूफ भी हो गया पार्टिकल नेचर का। आइंस्टाइन साहब की ऑब्जर्वेशन थी। ओके, कहानी खत्म। अब आइए दूसरा पॉइंट। दूसरा पॉइंट तुम पढ़ो ज़ैनब। यस, इंटेंसिटी ऑफ लाइट के बारे में कुछ पहले से आप लोगों के दिमाग में है? क्या होती है? ब्राइटनेस। और कुछ बताइए, ये तो वही चीज हो गई जो मैंने लिखवाई। चलिए, इंटेंसिटी को मैं आई से रिप्रेजेंट करूंगा। इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ फोटॉन। बोलिए। और अगर मैं इसी चीज को लिखूं तो ऐसे लिख सकता हूं, एच न्यू, ये तो फोटोन की एनर्जी हो गई, और नंबर के लिए क्या लिखूंगा? इंटू एन कर दूं। बोलो, ये बात क्लियर है? हैं? तुम बताओ असमा। तो मुझे ये बताइए कि अगर मैं इंटेंसिटी इंक्रीज करूं, इसका मतलब क्या है? क्या चीज़ घट रही है, क्या बढ़ रही है? फ्रीक्वेंसी पे क्या फ़र्क पड़ेगा ये बताइए, एच पे क्या फ़र्क पड़ेगा ये बताइए, एन पे क्या फ़र्क पड़ेगा ये बताइए, सोच के बताना है। फिर से सोचिए। तीनों इंक्रीज होंगे। फिर से सोचिए आप भी, आप बताइए अपना आंसर। नीचे वाली कम होंगी? इसका मतलब आप कहीं खोई हुई थी। आप कहीं खोई हुई थी, मैं ये कह रहा हूँ। मैंने इसी बात को लैंग्वेज में लिखने की बजाय मैथमेटिकली लिख दिया है बहन जी। ये आप इसको दोबारा से करेक्ट करिए। अगर आपने उसको डिवीज़न में लिख लिया है तो दैट इज़ नॉट डिवीज़न। नंबर ऑफ फोटोन का मतलब है एन एच न्यू। अब आप सही आंसर दे लेंगी, आप सोचिए दोबारा से, क्योंकि मुझे उम्मीद थी कि आप सही आंसर दे देंगी इसका। ये मुश्किल चीज़ नहीं पूछी थी मैंने। चलो अब मैं इसको दोबारा लिखता हूँ, दोबारा लिखता हूँ, मैथमेटिकली लिखता हूँ।
I is directly proportional to NH। यही बात हुई ना, नंबर ऑफ फोटोन लिख दूं या ये लिख दूं, कोई अलग चीज लिख दी मैंने। चलो अब इधर से बताना शुरू करो। आई मैंने इंक्रीज किया यानी इंटेंसिटी इंक्रीज की, तो न्यू का क्या होगा, इंक्रीज होगी। आप बताइए, इंक्रीज होगी, आप बताएं। इंक्रीज डिक्रीज, चलो एच का बताइए, इंक्रीज। आप बताइए, आप बताइए, चलिए एन का बताइए। हैं, इंक्रीज। आप बताइए, इसलिए कि ज़ैनब ने बोला है। अच्छा चलो, एक कुछ रीज़न दिमाग में आया था, इसको बताने से पहले इंक्रीज क्यों होगी। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में हर चीज़ इंक्रीज होती है, ये किस गधे ने बताया आप लोगों को। वो गधा मैं तो हूँ नहीं एटलीस्ट। आप चलिए इधर सुनिए, अब सुनिए, एच क्या है बोलो। कांस्टेंट इंक्रीज डिक्रीज होता है, तो इसका नाम क्यों कांस्टेंट रखा है। तो आप लोगों का आंसर गधों वाला है। तो ये तो बिल्कुल आप लोग दिमाग में डालिए इसको, फिर से लिखिए, इसमें तो कोई चेंज आ ही नहीं सकता। मैं इसलिए इस तरीके से बताता हूँ ताकि कुछ वाकयात, इंसिडेंट, जुमले याद रह जाते हैं, उसकी वजह से फॉर्मूला याद हो जाता है। ये मैंने एन इंक्रीज का भी कहाँ बताया जो आपने लिख दिया। मैंने बताया एन इंक्रीज होगा, फिर आपने कैसे लिख दिया ये। मैंने ये बताया एच कांस्टेंट रहेगा, वो आपके दिमाग में, आपको क्या लिखना चाहिए था, बस इतना। क्या लिखा, नहीं, आपको लिखना चाहिए था पूरी लैंग्वेज में, एच इज ए प्लैंक कांस्टेंट, इट विल नॉट चेंज एट एनी कॉस्ट, ऐसे लिखिए। क्योंकि आपने बहुत बड़ा ब्लंडर किया है एच को चेंज करके, तो उसका कंपनसेशन ये है कि पूरा एक सेंटेंस लिखिए उसके बारे में। आपने क्या लिखा, हाँ क्यों, बिकॉज, आगे लिखिए, रीज़न लिखिए, इसको पनिशमेंट समझिए आप लोग अपने लिए, जो पूरा लिखवा रहा हूँ, बिकॉज इट इज़ कांस्टेंट। तो अब कम से कम ये याद रहेगा कि कांस्टेंट कभी भी चेंज नहीं होता है। कांस्टेंट का फिर मतलब क्या हुआ, ठीक है। अब आते हैं न्यू के ऊपर। न्यू जो है वो लाइट के लिए किस चीज पे डिपेंड करती है, यानी अगर मैं अलग लाइट लूंगा, मान लो येलो लाइट ली मैंने, तो उसका न्यू अलग होगा, हैं। अगर मैंने ग्रीन ले ली तो अलग हो जाएगी, रेड ले ली तो अलग हो जाएगी। समझ में आ रही है ना, बिल्कुल ध्यान यही रहना चाहिए। येलो का तो कर लिया, वायलेट और पर्पल ली तो अलग हो जाएगी, इंफ्रारेड ली तो अलग हो जाएगी। तो क्या मैंने यहां पे लाइट चेंज करी है, क्या मैंने आपसे कहा कि मैंने ये लाइट चेंज कर दी, कि रेड से मैंने ग्रीन कर दी, ग्रीन से येलो कर दी, येलो से ब्लू कर दी, नहीं कहा ना। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि लाइट सेम है, जो भी लाइट मैं यूज कर रहा हूं, जिस भी कलर की लाइट यूज कर रहा हूं, तो वो लाइट सेम है। इसका मतलब इंटेंसिटी बढ़ाने का मतलब ये नहीं है कि मैं लाइट चेंज कर रहा हूं, वो जो लाइट मैं यूज कर रहा हूं उसी को, अब मान लीजिए बल्ब है, वोल्टेज कम दे दिया तो कम इंटेंसिटी आ रही है, वोल्टेज बढ़ा दिया तो ज्यादा इंटेंसिटी आ रही है। क्या मतलब कि ज्यादा रोशनी आ रही है, ज्यादा ब्राइटनेस आ रही है। इसका मतलब ये नहीं हो कि व्हाइट से ये येलो हो जाएगी, येलो से ग्रीन हो जाएगी, ग्रीन से ब्लू हो जाएगी। तो इंटेंसिटी बढ़ाने पे इसको लिखिए
ऑन इंक्रीजिंग इंटेंसिटी ऑफ लाइट, क्या होता है? नो चेंज इन फ्रीक्वेंसी, therefore only number of photons increases. तो इसका मतलब क्या हुआ कि न्यू में भी कोई चेंज नहीं आ रहा है, खाली क्या चेंज होगा? एन। एन क्या है? नंबर। अगर मान लीजिए पहले 100 फोटोन आ रहे थे, मैंने इंटेंसिटी बढ़ा दी तो अब 200 हो जाएंगे, और इंटेंसिटी बढ़ा दी तो 500 हो जाएंगे, और बढ़ा दी तो 1000 हो जाएंगे। ठीक है? इसको बहुत अच्छे से दिमाग में बैठा लेना है, क्योंकि सारे क्वेश्चंस 50% इसी टॉपिक पे होंगे, आप लोगों को नहीं, और बच्चों को भी इसमें डाउट हो जाता है। तो ये समझ में आ गया कि इंटेंसिटी बढ़ाने पे फ्रीक्वेंसी में कोई चेंज नहीं आता है, क्योंकि हम लाइट नहीं चेंज कर रहे हैं, लाइट वही वाली यूज कर रहे हैं। लाइट मतलब सेम फ्रीक्वेंसी, और अगर फ्रीक्वेंसी ना कहूँ तो वेवलेंथ, दोनों एक चीज होती है। बस आपस में अगर कोई लाइट है उसकी फ्रीक्वेंसी न्यू है तो उसकी वेवलेंथ लैम्डा होगी। ठीक है ना? क्लियर हो गई बात? हाँ, क्या देख रहे हो? देख लो। तो ये दोनों चीज कभी भी आप चेंज नहीं करते हैं इंटेंसिटी चेंज करने पे। खाली क्या चेंज होता है? पहले फोटोन आ रहे थे 100, अब कितने आने लगेंगे इंटेंसिटी बढ़ाने पे? 500, और बढ़ाएंगे तो 1000 आने लगेंगे, 2000 आने लगेंगे। यानी वो जो पैकेट है एच न्यू, इसकी एनर्जी अगर मान लो 10 जूल है, क्या है? जूल तो ज्यादा लिख दिया मैंने, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है। तो अब जो फोटोन आएंगे वो रहेंगे तो 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के ही, खाली उनकी गिनती क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। आ रही बात समझ में? बार बार कई तरीके से समझाने की मैं इसको कोशिश कर रहा हूँ। क्लियर हुई बात? तो इंटेंसिटी बढ़ाने पे खाली क्या होता है? एन बढ़ता है, बाकी एच और न्यू ये क्या रहता है? कांस्टेंट रहता है। अब भूलेंगे नहीं, ठीक है? तो अब मेरी बात का आपको जवाब देना है ध्यान से, और बताना है कि ये मेरा मेटल सरफेस है और ये मेरी लाइट आ रही है। तो यहाँ पे मैंने इसकी इंटेंसिटी को बढ़ाया, तो बताइए इलेक्ट्रॉन के साथ क्या होगा? सोचिए सोचिए सोचिए, लीजिए 30 सेकंड लीजिए। यस, एक फोटोन अगर एक इलेक्ट्रॉन को निकाल रहा था तो मैंने क्या किया? इंटेंसिटी बढ़ा के नंबर ऑफ फोटोन बढ़ा दिए। तो अब ज्यादा फोटोन ज्यादा इलेक्ट्रॉन से टकराएंगे। पहले एक से टकरा रहा था, अब मैंने 10 भेजे तो 10 फोटोन 10 से टकराएंगे, तो क्या हो जाएगा? 10 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे। यस, तो इस पॉइंट को लिखिए, नंबर ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन्स विल इंक्रीज। तो इंटेंसिटी बढ़ाने पे हमेशा क्या होगा? इलेक्ट्रॉन जो इजेक्ट हो रहे हैं उनकी गिनती बढ़ जाएगी। तो एकदम ऑब्जेक्टिव टाइप में पूछ ले तो 10 सेकंड में ये आपके दिमाग में आ जाए और आप टिक कर दें इसको। ठीक है? नंबर ऑफ फोटोन बढ़ते हैं ये पता चलना चाहिए, और फोटोन ना पूछ करके वो अगली बात कर दे कि इलेक्ट्रॉन का क्या होगा, तो हम कह देंगे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ जाते हैं।
और अगर देखो इससे भी आगे की बात, ये पूरा चैप्टर है 12th क्लास में फिजिक्स में, ठीक है, तो और फुल नंबर मिलते हैं इसके अंदर। अगर इलेक्ट्रॉन बढ़ गया तो करंट का क्या होगा, ये अगली बात बता रहा हूं। तो जाहिर सी बात है करंट क्या होता है, Q अपॉन T, रेट ऑफ चेंज ऑफ चार्ज ही तो होता है। तो चार्ज बढ़ जाएगा उसी टाइम में तो करंट भी तो बढ़ जाएगा, हाँ, तो करंट बढ़ जाएगा, ठीक है। यही इलेक्ट्रॉन को अगर हम एक तार में घुमाने लगे तो करंट बढ़ जाएगा, ठीक है। तो ये वाली बात भी लिख लो, कहीं ना कहीं काम आ जाएगी। लिखो इंटेंसिटी बढ़ाने पे, देखो फिर से लिखता हूँ, इंटेंसिटी इंक्रीज करने पे n की वैल्यू नंबर ऑफ फोटोन की इंक्रीज करी, इससे इंक्रीज करने पे नंबर ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन की इंक्रीज करी, तो इससे क्या हुआ, करंट की वैल्यू इंक्रीज। नीचे लिख लो, नो चेंज इन h एंड नो चेंज इन फ्रीक्वेंसी एंड नो चेंज इन लैम्डा। भूल करके भी इसमें कोई चेंज हमें नहीं करना है, ठीक है। चलिए दूसरा पॉइंट तुमने पढ़ा था ज़ैनब, हाँ हाँ, तुम तीसरा पढ़ो, दूसरा पॉइंट फिर से पढ़ो, क्या था। इंटेंसिटी ऑफ लाइट, ठीक है ना, तो वही बात तो हो गई। आप हमने अगली बात भी पढ़ ली करंट की। चलिए तीसरा पॉइंट बताइए। हाँ जैन हमने पढ़ा ही नहीं, तीसरा पॉइंट पढ़ा नहीं, पढ़ा, पढ़ो जल्दी से, क्या है मतलब बताओ इसका क्या है। पहले एक बार पढ़ोगी तब उसमें दिमाग लगाओगी, तब मैं बताऊंगा तो अच्छे से याद हो जाएगा ना। समझ में आया या नहीं आया, आ गया, चलो बताओ फिर। नहीं आप सर हर मेटल के लिए एक मिनिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट रिक्वायर होती है कि वो इजेक्ट करे इलेक्ट्रॉन, और वो जो मिनिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट होती है उसे ही हम थ्रेशोल्ड। यस, ये बात सही है। आप बताइए क्या सर एक्सप्लेन कर दिए ज़रा एक बार आप भी। चलिए अब मैं आपको इसका रीज़न बता देता हूँ। मान लीजिए मैंने 3 मेटल लिए, तीनों मेटल होते हैं, एक सोडियम मेटल लिया, एक पोटेशियम मेटल लिया, एक रुबिडियम लिया, Rb है वो, और एक सीजियम लिया। ठीक है, ये 3 मेटल लिए। इधर देखिए क्या लिखने, कुछ लिखना है। चलिए अभी समझिए, बाद में लिखिएगा। तो देखिए इस मेटल से इलेक्ट्रॉन निकालना है, इससे भी निकालना है और इससे भी निकालना है और इससे भी निकालना है, ठीक है ना। तो आप लोग अपना दिमाग लगाइए 10 सेकंड के लिए, क्यों अलग अलग एनर्जी चाहिए इनसे इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए। थोड़ा सोच लीजिए, 10 सेकंड सोचने के लिए बताया। चलिए अब समझ में आ गया हो तो बताइए। फ्रीक्वेंसी तो अलग होगी बेटा, वो तो लिखवाया है, क्यों अलग होगी ये जानना चाहिए। तो ये तो बेटा लिखवाया है, क्यों अलग चाहिए वो, तो सुनिए।
ये न्यूक्लियस है सोडियम का। इसकी कौन सी शेल में वैलेंस इलेक्ट्रॉन है? तीसरी शेल में। ठीक है। पोटेशियम की कौन सी शेल में है? चौथी शेल में। इसके अंदर पांचवी शेल में। इसके अंदर छठी शेल में। अब देखिए आप, यहां से ये न्यूक्लियस का डिस्टेंस इलेक्ट्रॉन का न्यूक्लियस से बढ़ता जा रहा है। सबसे ज्यादा यहाँ पे, फिर यहाँ पे, फिर यहाँ पे और फिर यहाँ पे। तो जब न्यूक्लियस से डिस्टेंस ज़्यादा होगा तो ये बताइए कि जो फोर्स, कौन सा फोर्स होल्ड करता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, जिसको कूलम फोर्स भी कहते हैं। क्या फॉर्मूला था उसका? बोलिए। F इज इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। देखो आर बढ़ेगा तो फोर्स, यानी दुगुना हुआ तो 4 गुना फोर्स कम हो गया, 3 गुना हुआ तो 9 गुना कम हो गया। और यहाँ पे देखो डिस्टेंस ही बढ़ रहा है, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन दोनों के बीच का क्या हो जाएगा? कम होता जाएगा। कम हो जाएगा तो फोटोन आकर के जब इससे टकराएगा तो इसका निकलना आसान हो जाएगा, इसका निकलना थोड़ा सा मुश्किल होगा, इसका और मुश्किल हो जाएगा, और इसका और भी मुश्किल हो जाएगा। दिस इज द रीजन। आया समझ में? तो ये पूरी बात लिखिए फॉर्मूले के साथ। और अब आप ज़रा सा जल्दी लिखिए, क्योंकि आपको पुराना भी लिखना है और नया भी लिखना है। इसके लिए मिनिमम फ्रीक्वेंसी का मैंने नाम रख दिया म्यू नॉट 1। इसके लिए रख दिया म्यू नॉट 1, नहीं सोडियम कर देता हूँ मेटल के नाम के साथ। इसका पोटेशियम, इसका म्यू नॉट रुबिडियम, इसका म्यू नॉट सीजियम। तीनों अलग होंगी, ये बात आपको समझ में आ गई है। तीनों में कौन सी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी, कौन सी कम होगी, इसका ऑर्डर भी लिख दीजिए आप लोग। फ्रीक्वेंसी का ऑर्डर लिख दिया, ऑर्डर भी तो लिखना था। ऑर्डर लिखिए। लिखा? कौन सी ज़्यादा होगी, कौन सी कम होगी, उसका ऑर्डर लिखिए। आसान है, थोड़ा सा सोच के लिखिएगा। फ्रीक्वेंसी ऑफ सोडियम, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी नाम है इसका, ठीक है ना? टी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। म्यू नॉट पोटेशियम, म्यू नॉट रुबिडियम, म्यू नॉट सीरियम। बताइए कौन सी वैल्यू ज़्यादा होगी? फ्रीक्वेंसी इसकी ज़्यादा होगी।
मुश्किल नहीं है, आप बता सकते हैं। क्यों आपने सोचा लास्ट वाली ज़्यादा होगी? रीज़न के साथ बताइए, आपने क्यों फर्स्ट वाला सोचा, क्यों लास्ट वाला सोचा? वरना तो तिक्के वाली बात भी हो गई। तो फ्रीक्वेंसी ज़्यादा चाहिए कम चाहिए? इलेक्ट्रॉन पास में है तो ज़्यादा चाहिए। क्यों? इसलिए कि फॉर्मूला जो है E इज इक्वल टू एच न्यू है, और एच तो चेंज हो नहीं सकता, तो एनर्जी ज़्यादा चाहिए तो न्यू भी ज़्यादा चाहिए, तो इसलिए ये वाली ज़्यादा होगी, उससे कम ये वाली। इस तरीके से सोचना था आपको, और आप लोग सोच सकते थे, लेकिन आप लोगों ने आंसर देने में जल्दी की, सोचा नहीं। ठीक है, हाँ। तो अब अच्छा मान लो मैं कहता हूं, एक मिनट, कि कलर्ड स्पेक्ट्रम में मान लिए ये वाला जो है वो ब्लू लाइट से निकल रही है, तो ये वाली किससे निकलेगी, ये किससे, मतलब अंदाजे से मैंने कहा ब्लू से निकल रही है, तो पोटेशियम किससे निकलेगी? हाँ, इससे कम फ्रीक्वेंसी वाली लाइट कौन सी होती है? ब्लू से जस्ट कम, ग्रीन है, उसके बाद येलो आ जाएगी, उसके बाद रेड ले लो, ऑरेंज ले लो, ठीक है ना? यानी ये ऑर्डर हो गया, क्लियर हुआ? अच्छे से कलर भी लिख लो, मतलब हर बात समझ में आनी चाहिए, रिलेट करना आना चाहिए। तो बहुत अच्छा आपने आज सीखा, इंटेंसिटी भी सीख ली, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट सीख लिया, फोटोन को दोबारा से रिवाइज कर लिया, थ्रेश होल्ड फ्रीक्वेंसी समझ में आ गई, वो मिनिमम फ्रीक्वेंसी जिससे कम, अगर मैंने थ्रेश होल्ड से कम फ्रीक्वेंसी वाली लाइट दे दी तो क्या इलेक्ट्रॉन निकलेगा? बोलो जैनब, अगर थ्रेश होल्ड से कम फ्रीक्वेंसी वाली लाइट दे दी तो नहीं निकलेगा। मान लो इसमें इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए 100 इलेक्ट्रॉन वोल्ट चाहिए और मैंने दे दी 99.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो भी इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेगा, 100 ही चाहिए। और अगर मैंने मान लो 101 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दे दिया तब क्यों? तब कौन रोक रहा है उसको निकलने से? वो तो एटम में होता है कि एक एनर्जी लेवल से दूसरे एनर्जी लेवल में, यहाँ एनर्जी लेवल में थोड़ी जाना है, यहाँ तो निकल के मेटल से अलग चले जाना है, तो यहाँ तो निकल जाएगा, यहाँ निकल जाएगा, लेकिन होगा क्या कि ये वाला एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट उसको एनर्जी क्या मिल जाएगी? वेलोसिटी की फॉर्म में मिल जाएगी, ठीक है? ये क्या मिल जाएगी इसको? वेलोसिटी। तो इस बात को एक के लिए मैं आपको बता रहा हूं, बाकी के लिए आप जो है वो क्या करेंगे? बाकी के लिए आप करेंगे। तो चलिए मान लीजिए मैंने इसके लिए 100 इलेक्ट्रॉन वोल्ट लिया, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। जी भाई साहब, खैरियत है? हाँ जी जी, फर्स्ट क्लास। हाँ, मैसेज कल पढ़ लिया था मैंने। मैं, हाँ हाँ, मैं कोशिश कर रहा हूँ, करा देता हूँ संडे तक। चलिए देखता हूँ मैं, संडे तक मेरी कोशिश है, ठीक है? ठीक है भाई, ओके। ये देखिए, तो अगर मैंने 100 इलेक्ट्रॉन वोल्ट लिया, अब इस बात को फिर से दोबारा बता रहा हूँ, इसको ध्यान से समझिएगा, ये एनर्जी चाहिए, यानी ये एनर्जी चाहिए, तो इसकी फ्रीक्वेंसी निकाल सकते हैं आप लोग। मैंने एनर्जी से फ्रीक्वेंसी निकालना सिखाया है, सीधा फॉर्मूला लगाइए, एच न्यू इज इक्वल टू 100, तो न्यू इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? 100/h। बताओ सही है? एच की वैल्यू रखेंगे और जैनब कुछ सोच रही है, इसको बोलने में गलत है,
क्यों गलत है? ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है, इसको आपको जूल में कन्वर्ट करना है। ये फॉर्मूला जूल के लिए पहले, जूल में कैसे कन्वर्ट करते हैं भूल गए? अभी किया है। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10 की पावर -90। तो इस वाले नंबर से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये जूल में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहां से आप फ्रीक्वेंसी निकाल लोगे, ठीक है? हाँ, तो अगर इससे कम है, 99 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, तो इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेगा, और 101 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है तो इलेक्ट्रॉन निकलेगा, और जो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एक्स्ट्रा एनर्जी मिली है उस वाली एनर्जी से वो क्या हो जाएगा, वो वेलोसिटी में चली जाएगी। वेलोसिटी का मतलब काइनेटिक एनर्जी में चली जाएगी। ठीक है, क्लियर हुई बात? अब कल इसका मैथमेटिकल रिलेशन हम लोग करेंगे और इसके ऊपर 2-4 क्वेश्चन कर लेंगे। सब चीज़ हम इसकी पढ़ चुके हैं। चलिए, वेरी गुड।